मनीष सिसोदिया के लिए कोई सेफ सीट तलाशी जा रही है। दाल में कुछ काला है। क्या वजह है कि आप अपने सिटिंग एमएलए पर भरोसा नहीं कर रहे? कई बार चुनावी रणनीति होती है। दिल्ली का वोटर सांस नहीं ले पाता है, लेकिन सरकार फिर इसको पूरा का पूरा उत्तर भारत का मुद्दा बना देती। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तथ्यों को सामने रखना गलत है? आप मुझे ये पूछे कि इतना बड़ा मुद्दा है, पूरे लोग नॉर्थ इंडिया के लोग त्रस्त हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोल्यूशन पे एक भी बात कही है? उन्होंने वादा भी किया था कि 2025 में जब चुनाव होगा दिल्ली में तो यमुना नदी साफ हो जाएगी और वो खुद डुबकी लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यमुना वाला काम हमारा आधा रह गया। आप लोग क्राइम पर ज्यादा बात कर रहे हैं कि दहशत का माहौल है और उस पर हम बात करेंगे, उस पर सवाल उठाएंगे और भाजपा को जवाब देने पड़ेंगे। आतिशी का क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि अभी तो वो सीएम है। हमारा सबका एक ही मकसद है कि दिल्ली की कमान फिर से अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में आए। सुनामी आती है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 67 सीटें 62 सीटें। इस बार जिस तरीके से आपने टिकट अनाउंस किए हैं, क्या लग रहा है? 60+ मेरा पर्सनल अगर आप पूछे प्रेडिक्शन, मुझे पूरा यकीन है कि 60+ सीटों के साथ हम वापस आए। आम आदमी पार्टी जो आम आदमी को लेकर जो आई थी, जो विजन लेकर आई थी, उससे बहुत दूर हो गई है और शीश महल जैसे मामले आए और उनका विश्वास टूटा है। और मैं आपको ये लिख के कह दूं कि जब से राजकुमार आनंद जी और कैलाश गहलोत जी वहां पे गए हैं भाजपा में, उनको एक बार ईडी या सीबीआई नहीं बुलाएगी। क्या दिल्ली में आप लोग की एनालिसिस क्या कह रही है कि क्या इस तरह की कोई चीज हो सकती है? ईवीएम का इशू लगातार उठ रहा है कि नहीं, कांग्रेस के बटन पे प्रेस किया तो वोट लेकिन भाजपा को जा रहा है। सपा के नंबर पे हमने वोट दिया तो लेकिन वोट भाजपा को। ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ पे भी जब गलती होती है तो वोट भाजपा को ही जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनावों में तकरीबन 2 महीने का वक्त बाकी है और इसलिए बहुत जरूरी है कि दिल्ली के भीतर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो क्या तैयारी कर रहे हैं। आप लोग यानी कि जो दिल्ली के वोटर्स हैं उनके लिए क्या उनकी बारे में सोच रखते हैं, इस बार किस तरीके से आपको साधने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाए उन लोगों के साथ जो दिल्ली की सियासत में बड़ी खास जगह रखते हैं। आज का खास इंटरव्यू है आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह के साथ। बहुत बहुत स्वागत है जैस्मिन जी आपका। जैस्मिन, सबसे ज्यादा जिस नाम ने चर्चा बटोरी है वो जाहिर तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम है। सीट बदली गई है उनकी, जंगपुरा से लड़ेंगे, पटपड़गंज से नहीं। सीट बदलने की वजह क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरे चुनाव की रणनीति है, भले वो जो भी रहे, दिल्ली के लोग जानते हैं कि ये चुनाव है अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का। और दिल्ली की जो बागडोर है उनको दिल्ली को डे टू डे चलाने की, उसकी जिम्मेदारी वापस अरविंद केजरीवाल जी को देने का। तो उसी के तहत आम आदमी पार्टी में कई लोग, आप देख रहे हैं कि कई और नेता भी जुड़ रहे हैं, कुछ और पार्टियों को भी जुड़ रहे हैं। कुछ अच्छे अच्छे लोग जो समाज से हैं, जैसे अवध ओझा जी जो यूपीएससी के क्षेत्र में और एक मोटिवेशनल स्पीकर माने जाते हैं, वो भी पार्टी से जुड़े। तो जब वो जुड़े तो बात उठी कि इतने बड़े चेहरे हैं, इतने होनहार हैं, इतने टैलेंटेड हैं, तो उनको ज़रूर चुनाव लड़ना चाहिए। और पटपदगंज के लोगों ने देश के सबसे शानदार शिक्षा मंत्री को पहले चुनाव से जिताया 2015 में, फिर 2020 में। तो उनका जो मूड था, एक शिक्षा के प्रति एक प्रेम है, वहाँ लोग समझते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। तो जब ये बात होती कि अवध ओझा जी को कहाँ लड़ाया जाए, तो डिस्कशन में और रणनीति के तहत ये तय हुआ कि नहीं, पटपड़गंज में उनको लड़ाना अच्छा रहेगा। कुछ सामाजिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। और फिर ये तय हुआ कि मनीष सिसोदिया जी को जंगपुरा से। तो मेरे ख्याल से ये चुनावी रणनीति है, लेकिन जहाँ से भी लड़ लें, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ क्या विजन हम लोगों को दे रहे हैं। और ये सब जानते हैं कि ये चुनाव, जैसे हमने कहा, फिर लाएंगे केजरीवाल, हमारा चुनावी नारा है कि ये चुनाव है अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, उनकी छवि धूलमिल करने की कोशिश की गई। तो ये चुनाव है अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन एक चर्चा ये भी है कि मनीष सिसोदिया अपना लास्ट इलेक्शन तकरीबन 3000 वोट के मार्जिन से जीते थे। इस बार उन पर एलिगेशंस करप्शन के लगे हैं, जेल में रह के आए हैं लंबे वक्त के बाद। तो एक इमेज को लेकर बात हो रही है कि जो वो कट्टर ईमानदारी वाली इमेज आपके पार्टी के नेताओं की और आपकी पार्टी की रही, जैसा कि आप कहते हैं हमेशा, उसको कहीं ना कहीं डेंट लगा है। और ये भी चर्चा चल रही थी कि मनीष सिसोदिया के लिए कोई सेफ सीट
तलाशी जा रही है? नहीं, देखिए, ये भाजपा स्वाभाविक रूप से ऐसे नैरेटिव प्लांट करेगी। और ये 1 साल पहले जब हमारे सारे नेता जेल में था, तो मैं मानता हूँ कि हाँ, कहीं न कहीं इन्होंने भाजपा ने बहुत कोशिश करी ये बात फैलाने की, देखो इनके दाल में कुछ काला है तभी इनको बेल नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप देखें पिछले 6 महीने में क्या हुआ, एक के बाद एक सारे नेताओं को बेल मिली। केवल बेल नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरा भला सुनाया ईडी को और सीबीआई को, टू दी एक्सटेंट कि सीबीआई को एक केज पैरट, एक तोता करार किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। और अब क्या हो रहा है इन केस के ऊपर? कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई तथ्य की बात नहीं हो रही, कोई कलेक्ट मतलब कुछ पैसा बरामद हुआ उसकी बात नहीं हो रही। मतलब अब जनता, आज हम जब जनता के बीच में जाते हैं, आप देख रही होंगी कि हर दिन मनीष सिसोदिया जी की पदयात्राएं हो रही हैं, अरविंद जी की पदयात्राएं हो रही हैं, और जो भरपूर प्यार मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि भाजपा को इसको भुगतना होगा कि किस तरीके से, किस षड्यंत्र के तहत आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला। भारत की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने जेल में डाल दिया और उसके बाद आपको कोई एविडेंस नहीं मिला। अब आज तक इसका मुकदमा शुरू ही नहीं होने दिया है भाजपा ने। भाजपा को पता है कि अगर मुकदमा शुरू हो जाता तो ये पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जनता, दिल्ली की जनता समझदार जनता है, वो वोटर एक समझदार वोटर है। आज जो सहानुभूति मैं कह रहा हूं, और मैं वाकई में कह रहा हूं क्योंकि मैं भी जनता से मिलता हूं, जो सहानुभूति लोगों को प्रति है कि इतना होनहार, इतना शानदार पढ़ा लिखा नेता, चाहे वो अरविंद जी हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, जिसने स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, इसके ऊपर कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो मनीष सिसोदिया जी के कारण हो रही है। और उस व्यक्ति को आपने 17 महीने जेल में डाला, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला, और उसकी फैमिली के साथ जो गुजरी, उनकी पत्नी बीमार रही, फिर भी भाजपा ने उनको एक दिन की बेल नहीं देने दी। तो ये सारी चीज़ें जनता समझती है। मुझे लगता है कि एक्चुअल सहानुभूति आम आदमी पार्टी के साथ होगी, और जो काम हमने किया है उसके नाम पे हम लोगों से वोट मांगेंगे, लोग ज़रूर हमें वोट देंगे। क्योंकि दूसरी लिस्ट में कई सारे आपके विधायक हैं, सिटिंग एमएलएज हैं जिनके टिकट काटे हैं। 13 के करीब विधायकों के टिकट आपने काट दिए सेकंड लिस्ट में। क्या वजह है कि आप अपने सिटिंग एमएलएज पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? देखिए, बात सिटिंग एमएलएज के भरोसे वाली बात नहीं होती है। बात होती है कि इवेंचुअली हमें जनता के बीच में जाना है, और जनता के बीच में अगर कोई मूड हो, कोई फीडबैक है, जो भी, और कई बार चुनावी रणनीति होती है। कई बार ये होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमने 10 साल, 15 साल, कुछ लोग हमारे 3-3 एमएलएज रहे हैं, कुछ थर्ड टाइम रहे हैं, कुछ लोग 2 बार एमएलएज रहे हैं। तो उनका भी कभी विश होता है कि हमें इलेक्टोरल राजनीति में नहीं रहना है, हमें बाहर से लेके, मतलब कहीं और, किसी और तरीके से पार्टी को कंट्रीब्यूट करना है। मैं एग्जांपल दूं, शादरा के हमारे जो एमएलए रहे हैं, रामनिवास गोयल जी, ही इज़ वेरी ओल्ड, 70 ईयर्स प्लस हैं, और उन्होंने खुद स्वयं कहा कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ तन मन धन से लगा हुआ हूँ, लेकिन चुनावी राजनीति जो होती है, ग्राउंड पर एमएलए की तरह काम करना 24 घंटे का काम होता है। लोग समझते हैं कि पॉलिटिशियन की लाइफ बहुत आसान होती है, हो सकती है वो बाकी पार्टियों में आसान हो, लेकिन हमारे लोग ज़मीन पे रहते हैं। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, एंड आई वुड से ये एक चुनावी रणनीति के तहत डिसाइड होता है। लेकिन जनता मेरे ख्याल से जानती है कि ये चुनाव है अरविंद केजरीवाल जी का, ये चुनाव है अरविंद केजरीवाल जी को वापस मुख्यमंत्री बनाने का, और चाहे उनका सिपाही जो भी हो, इवेंचुअली अरविंद केजरीवाल जी ही हैं जो दिल्ली को चलाएंगे और दिल्ली को और प्रगति के रास्ते पे ले जाएंगे। क्योंकि आप लगातार ये बात कह रहे हैं, आपकी पार्टी के कई नेताओं ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का जो विज़न है, वो लोगों तक पहुँचाएँ, ये आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट एक तरीके से एम्बिशन है। तिमारपुर से विधायक हैं दिलीप पांडे, उनको भी टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह आप दूसरे कैंडिडेट को आपने टिकट दिया है। हालाँकि दिलीप पांडे के टिकट कटने की खबर खुद वो दे रहे थे, खुद उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो भी कोई लड़ेगा उसके लिए उन्होंने विशेज़ भी लिखी। और आज भी उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, जिसके बाद मनीष सिसोदिया जी ने उसको रीपोस्ट करते हुए कोट लिखा और कहा कि पार्टी के जो नेता हैं उनके प्रति विश्वास वाली बात उन्होंने की। दिलीप पांडे को लेकर आखिर क्या वजह थी कि आपने उन्हें टिकट नहीं दिया? नहीं, तो मेरे ख्याल से ये बात हुई नहीं थी ऐसे कि उनको टिकट नहीं देना है। जैसे आपने खुद कहा कि दिलीप पांडे जी ने खुद अवगत कराया दिल्ली की जनता को, अपनी विधानसभा की जनता को, कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जो कारण रहे, मेरे ख्याल से कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो अगेन, ये मेरे ख्याल से हम उस राजनीति से इसको कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पे जब कोई एमएलए या मंत्री बन गया
तो पता चलता है 30-30, 40-40 साल वही व्यक्ति रहता है। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। आम आदमी पार्टी इज़ अ वेरी यंग पार्टी। हमारे यहाँ ढेरों कार्यकर्ता हैं, ढेरों लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो लगे हुए हैं और जनता के लिए आज हमारी 10 साल होने आए हमारी सरकार को। तो ये सारे लोग जनता के समक्ष हैं। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, इतने चेहरे हैं और कभी किसी को कई बार ये भी होता है कि आपको एमएलए नहीं, आपको पार्टी और कोई ज़िम्मेदारी देगी। तो हमें उस रूप में नहीं देखना चाहिए। हम सारे आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, एक विचारधारा से जुड़े हैं, एक गवर्नेंस मॉडल से जुड़े हैं जिससे हमने दिल्ली की प्रगति होते हुए देखा है। जो कोई और काम जितने काम हमने दिल्ली में किए, बहुत कम राज्य हैं जिन्होंने उनमें से एक भी काम किया हो। तो हमारा जुड़ाव उस आइडियोलॉजी से, ना कि आज हमें टिकट मिल गया तो हम पार्टी के साथ है, टिकट नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से हम उस दृष्टि से इस चीज़ को नहीं देखते। अब क्योंकि आप काम की बात कर रहे हैं और ज़ाहिर तौर पर आप अपने पार्टी की, अपने नेता की बड़ाई करेंगे, तारीफ़ करेंगे, लेकिन एक दिल्ली का वोटर होने के नाते मेरा सवाल ये आता है कि अ, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने इतना प्यार दिया है, शायद ही किसी और स्टेट की जनता ने उस तरह से किसी सरकार को दिया हो और उसके बावजूद दिल्ली का वोटर साँस नहीं ले पाता है। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि 500 एक्यूआई के बाद फ़ोन में रिकॉर्ड होना बंद हो जाता है और आप हमारे घर में जो बुज़ुर्ग रहते हैं, उनकी समस्या को समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ होती है और ये हर विंटर्स की कहानी है कि पॉल्यूशन के मामले में हमेशा दिल्ली की जनता स्ट्रगल करती है और कहाँ देखे, अपनी सरकार की तरफ देखेगी, लेकिन सरकार फिर इसको पूरा का पूरा उत्तर भारत का मुद्दा बना देती है और कहती है कि ये तो देखिए सिर्फ दिल्ली में नहीं, ये तो पूरे उत्तर भारत की ही प्रॉब्लम है। मुझे खुशी है अनुराधा जी, आपने काम की बात करी, मुद्दों की बात करी और ख़ास करके सबसे पहले पॉल्यूशन की बात करी। मैं इस पे डिटेल में हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तथ्यों को सामने रखना गलत है, गुनाह है? क्या आप मानती हैं कि पॉल्यूशन केवल दिल्ली के बॉर्डर में सीमित है या पॉल्यूशन एक रीजनल इशू है? मैं आपसे पहले एक सवाल पूछूँ। नहीं, पोल्यूशन ज़ाहिर तौर पर आप ये डिनाई मैं नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता कि दूसरे स्टेट्स में भी पोल्यूशन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैं दिल्ली में आती हूँ और मैं दिल्ली में जब अब लोगों से बात करती हूँ, वो कहते हैं कि हमने तो अरविंद केजरीवाल पर नहीं, भरोसा किया बिल्कुल, है। तो अब मैं उस सवाल का जवाब दे दूँ कि दिल्ली की सरकार ने क्या किया है। बिल्कुल आपको अपनी सरकार से सवाल पूछना चाहिए। तो पहले हम ये एस्टैब्लिश कर लें कि केवल दिल्ली के अंदर सीमित नहीं है पॉल्यूशन। दिल्ली एनसीआर जिसकी एरिया है 55,000 स्क्वायर किलोमीटर, 55,000 स्क्वायर किलोमीटर इज एरिया ऑफ दिल्ली एनसीआर। उसमें दिल्ली का कितना हिस्सा है? केवल 3%, विच इज 1500 स्क्वायर किलोमीटर। तो 3% एरिया में आप कह रहे हैं कि बहुत काम करना है, हम काम करेंगे। लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट है कि जो काम हमने दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में की है, जितनी भी आसपास सरकारें हैं दिल्ली के इर्द गिर्द, हरियाणा है, यूपी है और दिल्ली एनसीआर का एक हिस्सा राजस्थान में भी, उसमें से एक भी काम अगर इन 3 राज्यों ने किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। अब दिल्ली सरकार ने क्या काम किए मैं आपको बता दूं। दिल्ली एकमात्र सरकार है दिल्ली एनसीआर में जिसने अपने सारे थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए हैं। 2015 में 2 थर्मल पावर प्लांट हमारे पास हुआ करते थे, एक बदरपुर और एक राजघाट, ये दोनों बंद किए। अब दिल्ली एनसीआर में देख लें, क्या कोई भी पावर प्लांट बंद हुआ? नहीं, 11 पावर प्लांट काम करते हैं। इतना ही नहीं, इन 11 पावर प्लांट में से एक को छोड़ के बाकी 10 पावर प्लांट जो एमिशन नॉर्म्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल सीपीसीबी के हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं। 10 साल से ये उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे तो उनको बहुत फटकार लगाई है, लेकिन इन सरकारों ने इन पे काम नहीं किया। तो मतलब प्रदूषित पावर प्लांट यहाँ पे चल रहे हैं। दूसरा, केवल दिल्ली के अंदर आज आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है, पहले नहीं हुआ करता था 2015 में। यहाँ पे कोई डीजल जनरेटर नहीं चलता, डीजल से बिजली नहीं जलती, अच्छी बिजली आती है, 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। आप दिल्ली के 10, 20, 30 किलोमीटर दूर चली जाइए, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, नोएडा में, वहाँ पे बड़ी बड़ी सोसाइटीज केवल डीजल जनरेटर से चल रहे हैं। हर दिन आए दिन 24 घंटे वहाँ पे धुआं होता है, तो उसकी तो बात होती नहीं है। तीसरी बात आ जाए, परिवहन की बात हो जाए, लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक बड़ा हिस्सा है। दिल्ली में आज पूरे किसी भी राज्य में देख लो या किसी शहर में देख लो, मैं देश की बात कर रहा हूँ, केवल एनसीआर की नहीं, सबसे ज़्यादा बसें दिल्ली में चल रही है 7,700। उसमें से भी 2,000 बसें इलेक्ट्रिक बसें हैं दिल्ली में, जो देश का ही नहीं दुनिया में से नंबर 3 रैंक पे आती है दिल्ली में। ये सारे काम मैं 10 साल के काम गिना रहा हूँ, ये नहीं कि बहुत पहले से हुआ रखा है। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में जो 55,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें कितनी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं? आपको अंदाजा है? एक भी नहीं चल रही है,
एक भी इलेक्ट्रिक बस गुड़गांव में नहीं चलती, एक भी इलेक्ट्रिक बस फरीदाबाद में नहीं चलती, नोएडा में नहीं चलती। तो ये क्यों है कि केवल अरविंद केजरीवाल जी इलेक्ट्रिक बसें लगाने में चले? क्योंकि हम समझते हैं कि प्रदूषण हमारे दिल्ली के बाउंड्री के अंदर जो प्रदूषण होता है वो हमें कम करना है। लेकिन अगर दिल्ली के बाहर आप डीजल जनरेटर चलाओगे, डीजल और कोयले के तहत इंडस्ट्रियल प्लांट चलाओगे, और एक चीज़ हमने काम बहुत बड़ा किया कि दिल्ली में कुल 1700 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वो पहले कोयले पे चलते थे, वो हमने बैन कर दिया। इन सबको हम पाइप नेचुरल गैस मतलब क्लीन फ्यूल पे हमने माइग्रेट किया। दिल्ली के बाहर क्या हो रहा है, कोल, फर्नेस ऑयल नामक ये सबसे गंदे जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनसे उनके थ्रू इंडस्ट्री चलती है, वहां पे उनके कोई एक्शन होता नहीं है। तो ये जो दो मापदंड बनाए जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आप सारे काम करो, सारा फोकस केवल दिल्ली पे होगा, लेकिन दिल्ली के इर्द गिर्द सारी सरकारें अपने कोई काम नहीं करी। एक काम जैसे मैंने कहा, ना 24 घंटे बिजली मिलती है, ना थर्मल पावर प्लांट पे एमिशन नॉर्म्स का लागू हो रहा है, ना इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे ये है। ईंट के भट्टे में अलग से बता दूं, 3000 ईंट के भट्टे दिल्ली के इर्द गिर्द है। दिल्ली के अंदर कोई ईंट के भट्टे नहीं चलते, हाईली पोल्यूटिंग। उनके ऊपर कौन लगाम लगाएगा? या तो यूपी की सरकार लगाएगी या हरियाणा की सरकार लगाएगी। दिल्ली में जो हरित क्षेत्र है, ग्रीन कवर 20% हुआ करता था 2015 में, आज बढ़कर 23% हुआ। यूपी में ग्रीन कवर कितना है? 9%। हरियाणा में कितना है? 7%। और ये 2015 में ज्यादा हुआ करता था। पिछले 10 सालों में इन सरकारों ने बेलगाम जो डेवलपमेंट हुआ है, वहां ग्रीन कवर भी कम हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पॉल्यूशन अगर आप वाकई में कम ये मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली और कुछ नहीं कर सकता। दिल्ली ने बहुत टारगेट्स, बहुत ही अग्रेसिव टारगेट्स बना रखे हैं। आज हम कह रहे हैं कि 2000 इलेक्ट्रिक बसें हैं, हमारा प्लान है 2025, मात्र एक साल के अंदर हमारा पूरा ये हमने ऑर्डर्स प्लेस कर चुके हैं। 2025 के अंत तक 8000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में दौड़ेगी। हम वर्ल्ड में नंबर 1 या नंबर 2 में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या गुड़गांव और फरीदाबाद आज बोल सकती है कि हमारी 1000 इलेक्ट्रिक बसें कब चलेगी, हमारी 2000 इलेक्ट्रिक बसें कब चलेगी? उनके पास कोई टारगेट ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, बस सुबह शाम गाली दो, राजनीति करो। तो यही मैं कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी का नाम है काम की राजनीति। हम अपना काम करेंगे, लेकिन अगर प्रदूषण, अगर आप बोलोगे कि एक देश का मुद्दा है और उसको केवल अरविंद केजरीवाल जी हल करें, आप मुझे ये पूछे कि इतना बड़ा मुद्दा है, पूरे लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग त्रस्त हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोल्यूशन पे एक भी बात कही है? कभी आपने सुना है प्रधानमंत्री मोदी जी को पोल्यूशन के ऊपर पूरी चर्चा करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि मैंने पोल्यूशन के ऊपर एक नीति बनाई है, एक बड़ा प्रोग्राम बनाया है? हम देश के अंदर रहते हैं, भारत के लोग हैं, तो भारत के लोग अगर सैकड़ों करोड़ों लोग के जान के ऊपर ये बात आई है, तो आपने क्या प्लान बनाया? कभी कोई बात नहीं करते, केवल राजनीति करते हैं। हम काम करते हैं, लेकिन हम सवाल भी पूछेंगे कि अगर आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, और अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो हम सवाल पूछेंगे, और अब सवाल लेकिन पूछने आपने चाहिए। देखिए इतनी सारी बातें कही, लेकिन जो एक बात है जिसको शायद आप लोग अब एड्रेस नहीं करते, पहले काफी एड्रेस करते थे, वो है पराली का मुद्दा, जो पंजाब में बार बार आप लोगों की तरफ से कहा जाता था कि हरियाणा पंजाब में बहुत पराली जलती है। ऐसा नहीं है कि पंजाब में पराली पहले के मुकाबले ज्यादा जल रही है, थोड़ी कम हुई है, लेकिन क्योंकि आपकी सरकार है वहां पर और आप दोनों गवर्नमेंट्स मिलके कुछ बड़े मेजर डिसीजंस ले सकते हैं, पराली बिल्कुल शून्य ना ही जले उसको लेकर। क्योंकि आप ये समझिए कि दिल्ली के लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपको अगर 67 सीटें देते हैं, 62 सीटें देते हैं, तो जाहिर तौर पर दिल्ली की मेजर पॉपुलेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल को बड़ी उम्मीद से देखती है। और जब पंजाब में आपकी सरकार है तो वहां पर पराली जलाने की जब घटनाएं होती हैं, वो तस्वीरें सामने आती हैं, तो फिर एक बार सवाल ये आता है कि सेम पार्टी की गवर्नमेंट वहां पर भी है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए 2015 में जो प्रदूषण था वो एक साल भर का मुद्दा हुआ करता था। साल भर आपका पोल्यूशन लेवल्स वर वेरी बैड। ये बाकायदा आंकड़े हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे जो तमाम काम हुए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल गिनाने के लिए मैं कह रहा हूँ, वाकई में दिल्ली का जो एवरेज AQI है, PM 2.5 की मात्रा है, पिछले 10 सालों में उसमें 45% की गिरावट आई है एवरेज AQI। मतलब साल में खास करके जनवरी और अक्टूबर के बीच में जितने गुड डेज हुआ करते थे AQI के हिसाब से, उनकी मात्रा डबल हुई है पिछले 10 सालों में। मतलब ये सारे काम का कुछ तो फायदा हुआ। अब मैं मानता हूं कि जो अक्टूबर नवंबर जब आता है, पराली का सीजन आता है, तब हम एक इमरजेंसी लेवल पे चले जाते हैं। सवाल है कि क्या पंजाब ने काम किए कि नहीं। आपने कहा पंजाब ने शायद थोड़े काम किए, नहीं, मैं आपको करेक्ट कर लूँ। 2022-21 में हमारी सरकार वहाँ पे 2022 में आई थी।
2021 was a record year in terms of stubble burning incidents. 70,000 से ज़्यादा ऐसे फायर इंस्टेंसेस पाए गए थे, ये रिकॉर्ड आधिकारिक डेटा है। पिछले साल 2023 में कितना था ये? 35,000। इट हैज़ रिड्यूस्ड बाय हाफ। मात्र 2 साल में आम आदमी, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, हमने बहुत काम किया, वहाँ पे सेंसिटाइज किया, वहाँ पे एक क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीन होती है, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, वो खरीद कर फार्मर्स को दी। तो बड़े लेवल पे वहाँ पे काम हो रहा है। 35,000 फायर इंसिडेंट्स भी शायद बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज हमें लग रहा है कि, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। उसकी तुलना में अगर आप यूपी का डेटा देखें, जितने यूपी में इंसिडेंट्स थे 3 या 4 साल पहले, आज ज़्यादा हैं, वो कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, हरियाणा में कुछ मात्रा से कम हुआ है, पंजाब में सबसे ज़्यादा गिरावट आई और बाकी सब में बढ़ा है। अब सवाल आते हैं कि इसको ज़ीरो कैसे किया जाए। पिछले 2 साल से हम सेंटर से हाथ जोड़कर ये एक प्रस्ताव रख रहे हैं कि आज की तारीख में पराली वही जला रहा है जो एक गरीब फार्मर है। जो बड़े-बड़े फार्मर्स हैं वो मशीनरी अफोर्ड करते हैं, बाकी गरीब फार्मर कहते हैं कि आप हमें इंसेंटिव दीजिए ताकि हम मशीनरी हायर करके चला सकें। उनको चाहिए केवल 2,000 रुपये प्रति एकड़। तो इसका एक पूरा फॉर्मूला, क्योंकि पराली का धुआं केवल पंजाब में नहीं आता है, देश भर में मतलब उत्तर भारत में जाता है, सेम हरियाणा। हम कह रहे हैं खास करके पंजाब और हरियाणा में आप जो गरीब फार्मर हैं, 5 या 10 एकड़ की कम की जमीन वाले, उनको एक छोटा सा इंसेंटिव दीजिए। बहुत ज़्यादा लागत नहीं थी, केवल 1,000 करोड़ की लागत थी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार की शायद 500 करोड़, लेकिन केंद्र सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यहाँ पे कुछ भी करते हुए नहीं दिख रही है, ना बात करती ना कोई काम करती। पंजाब सरकार पूरी मेहनत कर रही है। ये 35,000 मेरे ख्याल से ये साल खत्म होते होते हुए 20 to 25,000 ही रहेगा ये साल, जो हमें उम्मीद है। लेकिन जो ये एक, मेरे ख्याल से आज अब हम AQI बेटर होते जा रहा है दिल्ली में। जो हमने वर्स्ट फेज था AQI का वो हमने देख लिया। नवंबर इज ऑलवेज द पीक, दिसंबर में होते होते कम हो जाता है, जनवरी तक ये ठीक हो जाता है। और ये इतने सारे कामों के कारण हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है। अच्छा, क्योंकि हमने पोल्यूशन पर बात की तो मुझे एक और बात याद आती है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि उन्होंने वायदा भी किया था कि 2025 में जब चुनाव होगा दिल्ली में तो यमुना नदी साफ हो जाएगी और वो खुद डुबकी लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी ज़रूर। देखिए, हम मानते हैं कि ऐसे 2-3 वादे थे जो हमने किए थे, कि हम उसमें से एक मेन प्रमुख यही था कि यमुना को हम साफ़ करेंगे। दूसरा और एक हमने कहा था कि दिल्ली के जो सड़क हैं उनको हम बहुत शानदार बना देंगे, वर्ल्ड क्लास बना देंगे। और हम मानते हैं कि ये 1-2 काम है और हमें वो ऑनेस्टी है ये माने कि चलिए हमने अगर 10 काम कहे थे उनमें से हमने 8 किए और 2 नहीं कर पाए, तो यमुना वाला काम हमारा आधा रह गया। बहुत विस्तार हुआ है। आज दिल्ली की लगभग आप मान के चलिए 80 से 90% कच्ची कॉलोनियाँ है, वहाँ पे सीवर की लाइनें पहुंची है। अब तक ये हुआ नहीं था। दिल्ली की 1/3 जो पॉपुलेशन है उन तक सीवर कैप्चर ही नहीं होता, सीधा यमुना में जाता था। तो ये सारा सीवर कैप्चर होना शुरू हो गया है। बड़े स्तर पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे हैं, कुछ की कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है। लेकिन क्योंकि पिछले 5 साल में एक तो 2 साल कोविड के कारण काम रुक गया था और पिछले 2 सालों में भाजपा ने जो हमारे सारे तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया था, उल्टे सीधे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए थे, उससे काम में इम्पैक्ट आया है। तो हमारी दिल्ली की जनता से एक ही विनती है कि अब ये सारे केस निपट गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं और जो वादे हम लास्ट टाइम पूरा नहीं कर पाए थे, पूरी ईमानदारी से हम लगेंगे और अगले 5 साल एक और मौका दे दीजिए, हम ज़रूर ये काम पूरा करें। अरविंद केजरीवाल पर आते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से उनकी बात हुई नहीं, उनके वादों की ज़रूर बात कर रहे थे। मनीष सिसोदिया जी की सीट बदली है, क्या प्लान है? कोई पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट बदलेंगे? मेरे ख्याल से मुझे ऐसी सूचना नहीं है और पार्टी के चंद ही थिंक दिन टैंक में आप शामिल हैं, स्ट्रैटेजीज, नहीं, प्लानिंग सब जगह आप नहीं शामिल हैं। ऐसी बात नहीं है। जितनी आई थिंक वी आर द फर्स्ट मूवर एनीवेज। किसी भी पार्टी ने अभी तक टिकट अनाउंस नहीं करी है। आम आदमी पार्टी हमेशा समझती है कि आगे बढ़ के ये सारे डिसीजंस लेने चाहिए। मेरे ख्याल से चंद दिनों की बात है, बाकी सारे भी नाम ज़रूर आएंगे और जैसा मैंने कहा कि कौन कहाँ से लड़ता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना और एक पढ़े लिखे ईमानदार नेता को वापस सत्ता देना, ये हमारा मकसद है। अच्छा, इस बार क्या नया लेकर जा रहे हैं आप दिल्ली की जनता के पास? थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। मेरे ख्याल से चुनाव पास आते आते हम जरूर एक शानदार आने वाले 5 सालों का विजन देंगे। जैसे मैंने कहा, देखिए मेरे ख्याल से
मैं आपसे बस 1 मिनट लेना चाहूँगा कि ये एक मौका है कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी जब आई थी, तब एक नई रणनीति, नई राजनीति का एक जन्म हुआ था। इट वाज़ द राइज़ ऑफ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। ऐसे लोग राजनीति में आए थे जिनका कोई था ही नहीं लगना कि ये लोग राजनेता भी हो सकते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग, कोई आईआरएस ऑफिसर की नौकरी छोड़ के कोई जर्नलिस्ट की, आतिशी जैसे आज जो हमारी मुख्यमंत्री हैं वो रोड स्कॉलर ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेके आई थी। तो उन लोगों ने एक वादा किया था कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। हम सारे सेक्टर्स में जहाँ-जहाँ गरीबों और मिडिल क्लास के लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, वहाँ पे हम काम करेंगे। और वो सारे काम हुए हैं। आज आप देखिए कि दिल्ली की जो शिक्षा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यस, अगले 5 साल इम्पोर्टेंट है, लोग भी जानना चाहेंगे कि हम क्या काम करेंगे। लेकिन 10 सालों में जो दिल्ली में बदलाव आया है, उसको कोई नकार नहीं सकता। आज दिल्ली एकमात्र राज्य है देश भर में, जहाँ हम सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर काम करते हैं। वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, हमारे सरकारी स्कूल के नतीजे प्राइवेट से बेटर आते हैं। 2000 बच्चे, इस साल 2024 की बात करें, 2000 बच्चों ने आईआईटी और नीट क्लियर किया है। मैं कह रहा हूँ कि यूपी तो बहुत बड़ा राज्य है, इतनी आबादी है, यूपी में भी आईआईटी और नीट सरकारी बच्चे नहीं पास करते, लेकिन दिल्ली में पास करते हैं। हेल्थ की बात कर लीजिए, 500 साढ़े 500 मोहल्ला क्लिनिक है, 70 से 75 हजार लोगों को फ्री सुविधा वहां पे मिलती है, दवा फ्री, टेस्ट फ्री, डायग्नोस्टिक्स फ्री, तमाम पानी मुफ्त पानी हो जाए, 24 घंटे बिजली हो जाए, परिवहन व्यवस्था की हमने बात करी। तो ऐसे मूलभूत बदलाव जो आए हैं, दिल्ली के लोग और खास करके जो बाहरी दिल्ली में आबादी अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब 1/3 आबादी वहां पे रहती है, ना वहां पे सड़क थी, ना नालियां थी, ना पानी की लाइनें थी, ना सीवर की लाइनें थी, नर्क जैसी जिंदगी थी वहां पे। उनको सम्मान देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो की लंबाई मैं आपको बता दूं, 200 किलोमीटर उनकी नेटवर्क लेंथ हुआ करती थी 2015 में, आज 450 किलोमीटर। मात्र 10 साल में आपने दुगना वो नेटवर्क बढ़ाया है। तो ये सारे काम अरविंद केजरीवाल जी ने की, क्योंकि एक ईमानदार नेता है, ईमानदार सरकार है और पढ़े लिखे नेता है, और इसी दिशा में हम दिल्ली को और आगे ले जाएंगे। जितने काम रुक गए थे या और आगे करनी चाहिए, और हम, एक प्रक्रिया होती है कि आप जनता के समक्ष जाते हो, जनता आपको आइडियाज देती है कि हमें ये करना है, हम चाहते हैं कि दिल्ली का विजन ऐसा हो। तो ये सारों को हम ले करके एक अच्छा सा विजन डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, जल्द लेके आएंगे। अच्छा, अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं हैं, आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से आप उनका कामकाज देख रहे हैं? देखिए, आतिशी, मेरे ख्याल से दिल्ली का सौभाग्य है कि एक और महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली। उससे पहले ऑब्वियसली शीला दीक्षित जी थी। और आतिशी जो आम आदमी पार्टी की एक इमेज है देश भर में कि ईमानदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आतिशी जैसे आई वुड से वेल क्वालिफाइड चेहरा आम आदमी पार्टी को, जिस परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ा, उस परिस्थिति में वो चेहरा मिलना मुश्किल था। और उन्होंने 10 साल, वो कहीं से ऐसे बाहर से नहीं आई, 10 साल वो दिल्ली सरकार का हिस्सा रही। पहले वो एजुकेशन एडवाइजर रही थी, मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति लाने का काम किया था। और जब से वो कैबिनेट मंत्री बनी थी, आप जानती हैं कि सबसे ज़्यादा उन्होंने कैबिनेट पोर्टफोलियो संभाले थे। तो अपनी काबिलियत के आधार पर वो मुख्यमंत्री बनी है। मेरे ख्याल से दिल्ली के लोग बड़े खुश हैं। और इवेंचुअली देखिए, जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, जो गाइडेंस है, वो अरविंद केजरीवाल जी की है। उनका एक सपना है दिल्ली को लेके, हम सब उस सपने को साकार करने की मुहिम में जुड़े हुए हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज धीरे-धीरे दिल्ली के सारे काम होते हुए दिख रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछले 5 महीनों में दिल्ली की वृद्धावस्था पेंशन तक रोक दी गई थी, इन सारे अफसरों ने और भाजपा के षड्यंत्र के तहत। तो अब वो लाइन पे आ गई हैं। हमारी सड़कें खराब हो गई थी, तो वो लाइन पे आ गई हैं। कि बीजेपी उसको लेकर आप पर हमला करती है कि आप लोग वृद्धावस्था जो पेंशन मिलती है, सीनियर सिटीजन्स वाली पेंशन जो है, उसको आप लोगों ने रोक रखा है। कार्ड के लिए भी आप लोगों को देखिए, लगातार ब्लेम किया जाता है कि आप नए राशन कार्ड नहीं बनवा रहे हैं। देखिए, भाजपा बेचारी, आई थिंक समवेयर उनको अब कुछ बोलने के लिए नहीं। जब हम कहते हैं कि एक कोई स्कीम रुक गई है, हम कई बार हमने पिन पॉइंट किया है कि इस सेक्रेटरी या इस अफसर ने ये काम रोक रखा है, और हम डिमांड करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि दिल्ली में अफसरों की कमान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है, जो भाजपा के नुमाइंदे हैं, सेंटर के नुमाइंदे हैं। तो हम बोलते हैं कि आप इनको ट्रांसफर कीजिए, आप इनके ऊपर एक्शन लें।
लेकिन भाजपा चुप रहती कि नहीं जी हम इनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। मतलब समझ में आ जाता है। देखिए लोग बेवकूफ़ नहीं है और दिल्ली के वोटर ये बखूबी जानते हैं कि ये सारी मिली भगत, आज रास्ते में जाके आप किसी को भी पूछ लीजिए कि क्या भाजपा और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चुनी हुई सरकार के काम रोकने का काम कर रहे हैं, हाँ या ना? 100 में से 100 लोग बोलेंगे हाँ जी, इनको टांग तो लगा रहे हैं, काम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जनता को ये नहीं चाहिए, जनता को नेगेटिव राजनीति नहीं चाहिए। देखिए जनता, हमें समझना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए, वहां पे भी उनको, उनके पास जिम्मेदारियां हैं। क्राइम इज नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और मेरे ख्याल से उस पर भी हम बात कर लें, क्योंकि हम अपना, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने बोला कि आप शिक्षा ठीक कीजिए, आप बिजली, पानी, सीवर उस पर काम कीजिए। साथ ही साथ मोदी जी को बोला कि मोदी जी आप केंद्र में सरकार बनाइए, 7 सीट दिए, 7 MP दिए। इसका मतलब है कि जो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का केंद्र सरकार के अंदर आता है, कहता है कि आप उसको ठीक कीजिए। अब उन्होंने उसमें क्या किया? दिल्ली में आज जो दहशत का माहौल है, मुझे नहीं लगता मेरे जीवन में मैंने कभी भी दिल्ली के लोगों में इतनी दहशत देखी है। लॉ एंड ऑर्डर हैज क्रम्बल्ड। दिल्ली पूरा एक लॉलेस जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। तो जो एक काम आपको दिया था वो आपने किया नहीं, लेकिन जो काम अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं या कर रहे हैं उसमें आप उनको रुकावट कर रहे हो। तो ये गंदी राजनीति, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स लोगों को कतई पसंद नहीं है। और यही सारी चीजें हम देखेंगे जब दिल्ली के लोग वोट देखने जाएंगे कि कौन काम कर रहा है और जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। क्योंकि आज ही हमें पता है, आज ही एक हादसा हुआ कि 44 स्कूलों में बॉम्ब की थ्रेट आई, और ये इकलौता मुद्दा नहीं है। कभी फ्लाइट्स में या एयरपोर्ट्स में बॉम्ब की थ्रेट आती है, कभी सड़क पे जाते हुए कोई कारोबारी को बाइक वाले लोग आते हैं और गोलियां लगा के चले जाते हैं। कुल 180 से ज़्यादा एक्सटॉर्शन कॉल्स केवल इस साल आए हैं दिल्ली के कारोबारियों को, बिजनेस में। यहाँ पे काम करना लोगों का मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। एज अ वुमन यू अंडरस्टैंड कि वुमेन सेफ्टी कितनी बड़ा मुद्दा है। और अगर आप देखें इंस्टेंसेस ऑफ रेप्स एंड मर्डर्स एंड स्पेशली अगेंस्ट वुमेन, ये कम नहीं हुए निर्भया इंसिडेंट के बाद, वो बढ़े हैं। और अमित शाह जी का क्या रिस्पॉन्स है उसके ऊपर? चुप है। अगर आपको जिम्मेदारी मिली है लॉ एंड ऑर्डर की तो आप आइए, आप जनता से बात तो कीजिए। कभी आपने देखा अमित शाह जी को दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक डिटेल बात करते हुए? कभी नहीं सुना है। पोल्यूशन पे ऊपर चुप, क्राइम के ऊपर, सेफ्टी ऑफ वुमेन चुप, एक्सटॉर्शन कॉल्स चुप। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं तो अब आपको टांग लड़ानी है। तो यही मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता ये सारी चीजें देखती। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत क्राइम के इशू को लेकर रेज कर रही है, अपनी बात और अपनी आवाज़ उठा रही है कि दिल्ली के अंदर जो है वो क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर कोई दहशत में है। आपको लगता है कि इलेक्शन के दौरान आप ये इशू रेज कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आप लोग? क्योंकि सिर्फ क्राइम एक इकलौता ऐसा इशू नहीं है दिल्ली की वोटर्स के सामने, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक यही क्राइम इशू ही दिल्ली के वोटर्स के सामने है। कई और सारे रीजंस हैं दिल्ली के वोटर्स के सामने जो वो देखेंगे कि हाँ, हमें किस पार्टी के साथ अब आगे बढ़ना है। आप लोग क्राइम पर ज़्यादा बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो हम मान सकते हैं कि क्राइम एक बड़ा इशू है कि नहीं है। आप समझती हैं दिल्ली के लोगों के जीवन में, आप भी दिल्ली की वोटर हैं, हम चलिए अपना जो भी काम करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी लिव इन दिल्ली। आप समझती हैं दिल्ली के लिए क्राइम एक बड़ा इशू है, उस पर बात होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जब भाजपा के नेताओं से आप बात करो तो वो सदन में भी कहते हैं और टीवी के सामने कहते हैं कि क्राइम मुद्दा ही नहीं है, क्राइम पे हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। तो इस पे हम सवाल उठा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे शिक्षा पे मत बात कीजिए। आपने जो जो सवाल किए मैंने उसका उत्तर दिया कि नहीं दिया? मैंने पोल्यूशन पे उत्तर दिया, मैंने यमुना पे उत्तर दिया। आप जो सवाल पूछेंगे हमारे काम को रिलेटेड हम उत्तर देंगे। लेकिन आप ये क्यों कहते हो कि क्राइम पे हम बात ही नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि वो अमित शाह जी के अंदर आता है, वो फेल हो गए हैं, इसलिए हम बात नहीं करना चाहते। ये गलत है, ये राजनीति है। जनता की जीवन से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, चुनाव के टाइम, चुनाव इज अ टाइम ऑफ अकाउंटेबिलिटी ना। चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव का मतलब ये अकाउंटेबिलिटी। और अगर दो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक पार्टी को आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की जिम्मेदारी दी थी, उनसे वो सवाल पूछिए। दूसरी पार्टी को आपने लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी है, डीडीए और लैंड की भी जिम्मेदारी दी है, तो उनसे भी पूछे कि ठीक है आपने दिल्ली की भलाई के लिए क्या किया। भाजपा ये नहीं कह सकती कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। नहीं, आपके पास पावर है, आपके पास केंद्र में सरकार है। अगर आप चाहो तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है दिल्ली का। इतने रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन, पता है दिल्ली में कितने किडनैपिंग होते हैं हर दिन? 15 किडनैपिंग हर दिन होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों की किडनैपिंग हो रही है।
कभी भी अमित शाह जी बाहर आके कह रहे हैं कि नहीं इसमें मैंने क्या प्लान बनाया, कैसे कम, और ये हर साल बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ते जा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दहशत का माहौल है और उस पर हम बात करेंगे, उस पर सवाल उठाएंगे और भाजपा को जवाब देने पड़ेंगे। बिल्कुल। अब क्योंकि समय बहुत कम रह गया है दिल्ली इलेक्शंस को लेकर और मैनिफेस्टो को लेकर आपने कहा कि अभी थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। मैं आपसे मुख्यमंत्री को लेकर भी बात कर रही थी, तो आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल की गाइडेंस में सब आगे बढ़ रहा है विज़न। आतिशी का क्या रोल रहने वाला है? क्योंकि अभी तो वो सीएम है, लेकिन आपकी पहले से ही स्ट्रैटेजी क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में जाएँगे, अगर पार्टी जीतती है तो वापस कुर्सी जो है मुख्यमंत्री की वो अरविंद केजरीवाल के पास जाएगी। आप लोग बड़ा कह रहे हैं कि महिला को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन जब महिला मुख्यमंत्री को आप कोई और पोर्टफोलियो देंगे, तो फिर सवाल आपके सामने आएँगे। मैं अभी ये पूछ रही हूँ कि आने वाले समय में अगर सरकार आपकी बनती है, तो आतिशी किस रोल में नज़र आएँगी? देखिए ये डिसीजन मेरा नहीं है फ्रैंकली, और मैंने जैसे कहा कि ये बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में ये डिसीजन खुद स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने लिया। देश के किसी भी मुख्यमंत्री में इसके लिए जिगरा चाहिए कि आप कहो कि नहीं मुझे, मैं अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और उन्होंने दिया क्योंकि उन्होंने, उनके ईमान ने कहा कि मुझ पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, कोर्ट ने तो मुझे बेल दे दी, केस चलेगा 10-15 साल क्योंकि ये मुकदमा ही नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता की अदालत में मैं खड़ा रहूँगा। और उन परिस्थितियों में आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, तो निश्चित तौर पे चुनाव हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर, उनको मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर। और जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं जब की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग बहुत प्यार देंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो उनका डिसीजन है। और अगर मैं वापस कह दूँ कि आतिशी जी हैं या कोई और मिनिस्टर जो हैं, हम ये नहीं, किसी कोई ये होड़ में नहीं लगाया कि मुझे क्या बनाया जाए, कोई क्या बनाया जाए। हमारा सबका एक ही मकसद है कि दिल्ली की कमान फिर से अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में आए, और उसके बाद वो जो जिम्मेदारी दें, चाहे मनीष जी को जो जिम्मेदारी दे, चाहे आतिशी जी को जो जिम्मेदारी दे, चाहे सौरभ भारद्वाज जी दे, वो मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। वो उनकी एक ये होता है कि वो किसको किस जिम्मेदारी के लिए ठीक समझते हैं। तो मेरे ख्याल से हम उस समय का इंतजार करेंगे। पिछली बार आपका जो स्कोर कार्ड था वो 62 सीटों का रहा, 62 सीटें आप जीत गए, मतलब सुनामी आती है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, 67 सीटें, 62 सीटें। इस बार जिस तरीके से आपने टिकट अनाउंस किए हैं, क्या लग रहा है? नहीं देखिए, हमारे और मे बी अदर पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात नहीं करूंगा। आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो हर सीट में जीतने के लिए लड़ती है, हम केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ते। और हमारा पूरा यकीन है कि जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है कि 70 में से 60 प्लस ही सीट्स आनी चाहिए, तो उस ट्रैक रिकॉर्ड को हम बरकरार करने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल से प्रो इनकम्बेंसी होगी। देखिए, आप समझिए कि एंटी इनकम्बेंसी कब होती है, जब आप बार बार वादे करते हो, बार बार वादे करते हो और आप फेल होते हो, तब तो पब्लिक समझ जाती है ना कि भाई अब इनको जितना टाइम देना था दे दिया, इनसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज जो मेन जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी को 10 साल पहले, मैं केवल 5 साल की नहीं बात कर, 10 साल पहले क्या था, उन्होंने बोला था कि मैं शिक्षा ठीक करूंगा, क्या करी? बिल्कुल करी। बिजली 24 घंटे करी, मुफ्त बिजली दी, पानी के बिल ज़ीरो किए, पानी की सप्लाई पे और काम कर रहे हैं। पोल्यूशन पे मैंने कहा कि बहुत ऐसे कदम लिए हैं जो किसी भी सरकार ने नहीं लिए, उसी के बदौलत आज 45% एवरेज PM 2.5 लेवल कम हुआ है दिल्ली का। और कम करने की ज़रूरत है, हम और काम करेंगे, लेकिन देश की बाकी सरकारें भी काम करें। तो हर चीज़ पे हमने काम किया है। हमें लगता है कि ये मैसेज लेके जब हम जनता के बीच में जाएंगे, इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारे सारे नेता अरविंद जी को लेके सारे लोग ग्राउंड पे हैं, और हम जनता से यही तो बातचीत कर रहे हैं कि आप आकलन कीजिए हमारे काम के आधार पर, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी का भी आकलन कीजिए उनके काम के आधार पर। उनको आपने लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी थी, क्या आज आप सेफ फील कर रहे हो? क्या 10 साल पहले दिल्ली जितनी सेफ थी आज उससे कम सेफ है या ज़्यादा सेफ है? तो जब इन चीज़ों पे बात होगी, ना कि इधर उधर की बातों पे, तब मुझे पूरा यकीन है कि 60 प्लस, मेरा पर्सनल अगर आप पूछे प्रेडिक्शन, मुझे पूरा यकीन है कि 60 प्लस सीटों के साथ हम वापस आएंगे। बीजेपी आप वाली जो स्कीम्स हैं उनको ऑफर करने जा रही है इस बार दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि जो बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर्स हैं उन लोगों ने कहा कि अगर फ्री बिजली जो बात होती है तो वो जो अभी है वो जारी रहेगी, और जो तमाम आप लोगों की स्कीम्स हैं वो भी कंटिन्यू करने की बात कही जा रही है। तो फिर ऐसे में जब जो लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, और क्यों कि अरविंद केजरीवाल कुछ फ्रीबीज ऑफर करते हैं दिल्ली में,
तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में चुनते हैं। लेकिन वही बात अगर बीजेपी की तरफ से कह दी जाएगी तो आपको नहीं लगता कि जो आप लोगों के पास यूएसपी है वो उधर शिफ्ट हो सकती है? देखिए, इसमें बात केवल एक ही है कि बीजेपी चाहे कुछ भी बोलती रहे, उन पे विश्वास कौन करेगा? वो पार्टी जिसकी 20 राज्यों में आज सरकारें हैं, मुझे नहीं लगता, आई थिंक बहुत शुरुआत में कांग्रेस की 20 राज्यों में सरकारें हुआ करती थी। आज भाजपा की 20 राज्यों में सरकार है। 20 राज्यों में से कोई एक भी राज्य है जहाँ पे उन्होंने बिजली मुफ्त करी हो, फ्री बिजली करी हो? मैं बोल रहा हूँ चलो 50 यूनिट, चलो 100 यूनिट, 200-300 यूनिट छोड़ दो, एक भी राज्य नहीं है। एक भी राज्य जहाँ पे आपने 24 घंटे बिजली पहुंचाई हो? नहीं, आपने बिजली की कंपनियां सारी अडानी को दे दी। और वहाँ पे आप देखिए इनके दाम क्या क्या। मैं आपके दर्शकों को एक चीज़ बता दूं, कुछ साल पहले बॉम्बे का जो डिस्कॉम था, बिजली की कंपनी की कमान अडानी के हाथ में सौंपी गई। पता है आज बॉम्बे में बिजली का क्या दाम है? अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो बॉम्बे में, तो आपको पे करना पड़ता है 4,000 रुपये, 4,400 रुपये। दिल्ली में अगर आप 400 यूनिट इस्तेमाल करते हो, आपको पे करना पड़ता है 980 रुपये। मतलब 4 गुना से भी ज़्यादा महंगी बिजली आज आपको भाजपा के राज्य में मिल रही है, और उनके चहीते कंपनी, उनके चहीते दोस्त की बदौलत। तो ये सारे काम आप अगर आपको करने थे तो पहले आप अपने राज्य में कर लेते हैं। यहाँ पे आके अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं शिक्षा ठीक कर लूंगा, मुफ्त शिक्षा, अरे भाई आप शिक्षा गुजरात में ठीक नहीं कर पाए। 30-30 साल तक आपने राज किया है, लेकिन वहां पे एक भी स्कूल नहीं है जहाँ पे मोदी जी जाके बोल सकते हैं कि मैंने एक स्कूल भी ठीक किया। हम तो कह रहे हैं कि किसी भी, हमारी दिल्ली सरकार के 1000 स्कूल है, किसी भी स्कूल में हम ओपन चैलेंज देते हैं मोदी जी को और भाजपा के सारे नेताओं को कि आ जाइए देख लीजिए, हमने सारे स्कूल ठीक कर दिए हैं। तो ये बात होती है, हकीकत कुछ और होती है और बात करने वाली बात कुछ और होती है। मेरे ख्याल से भाजपा भले कुछ भी कह दे, दिल्ली की जनता जानती है कि हम डुप्लीकेट के पास नहीं जाएंगे, ओरिजिनल के पास जाएंगे। ये सारे काम अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं, अब वो बाहर आ गए हैं और इससे बढ़ चढ़कर काम करने वाले हैं, और हम उन्हीं के साथ हैं। अच्छा, क्योंकि आप दिल्ली मॉडल की बात कर रहे थे, रिसेंटली आपकी पार्टी में भी टूट हुई है और कैलाश गहलोत जो सिर्फ आम आदमी पार्टी के कोई लीडर नहीं थे या एमएलए नहीं थे, बल्कि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे और उनके पास बड़े पोर्टफोलियोज थे। और आप एक तरफ बात करें दिल्ली मॉडल की, आम आदमी पार्टी के मॉडल की दिल्ली के अंदर, ऐसा क्या वजह रही कि वो उस मॉडल से डिस्कनेक्ट हो गए, पार्टी से डिस्कनेक्ट हो गए, गवर्नमेंट से डिस्कनेक्ट हो गए और उन्होंने शीश महल जैसा मुद्दा उठाया और ये कहा कि आम आदमी पार्टी जो आम आदमी को लेकर जो आई थी, जो विजन लेकर आई थी, उससे बहुत दूर हो गई है और शीश महल जैसे मामले आए और उनका विश्वास टूटा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि भाजपा की जो वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स है वो क्या है, और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि भाजपा ने ये शुरुआत से 2014 से जब इनकी सरकार बनी है, तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, वो तमाम ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस पे छोड़ दी है। तो दिल्ली के तहत केवल कैलाश गहलोत की मैं नहीं बात करूं, राजकुमार आनंद इससे पहले हमारे एक मंत्री रहे थे, समाज कल्याण विभाग के मंत्री रहे थे, ये दोनों बिजनेस परिवार से आते हैं। पिछले 2 सालों से बड़ा दबाव था इनके ऊपर, ईडी की रेड हुई, आईटी की रेड हुई है, सीबीआई की तरफ से भी समन किया गया है। तो कहीं ना कहीं दबाव इतना था, और मैं आपको ये लिख के कह दूं कि जब से राजकुमार आनंद जी और कैलाश गहलोत जी वहाँ पे गए हैं भाजपा में, उनको एक बार ईडी या सीबीआई नहीं बुलाएगी। अब तक बहुत बार बुला चुकी है। तो कहीं ना कहीं जनता देख रही है कि चलिए जो भी रहा, जो भी कारण रहा, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, लोगों बड़ी परेशानी होती है, परिवार को परेशानी होती है जब बार बार आपको एक ईडी का डर मंडराता है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत कॉल होंगे। मैं इससे ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस इनवैलिडेट हो जाता है, क्योंकि जो काम हुआ है वो तो तथ्य बताते हैं। कैलाश गहलोत जी का इसी साल, भले आप पुराना न मत जाइए, 15 अगस्त को उन्होंने स्पीच दी थी, आपको याद होगा, उन्होंने ही झंडा लहराया था, उस पर राजनीति भी हुई थी। उनकी स्पीच उठा के देख लीजिए, वो कहेंगे कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम दिल्ली में हुए वो भाजपा के किसी प्रदेश में नहीं हुए। तो वही व्यक्ति अगर 4-5 महीने बाद बोलता है कि नहीं कोई काम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं दबाव था। और मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा ऐसे जो उनका वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स से बाज आएगी और काम करने की राजनीति पे करेगी। मैं वापस यही कहता हूं, आपके पास बहुत सत्ता है, सारे संसाधन हैं, बहुत पैसा है। आप चाहो तो दिल्ली के प्रदूषण के ऊपर काम कर सकते हो, दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर पे, आप उस पे काम करो और वोट मांगो।
लेकिन आप क्यों चाहते हो कि नहीं भाजपा आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ो, उनके ऊपर ईडी डालो, इनके काम रोको और फिर जनता हमें वोट करेगी? तो मुझे नहीं लगता कि ये काम होने वाला है। चलिए एक सवाल मैं थोड़ा दिल्ली से हटकर पूछ लेती हूँ। इंडिया अलायंस को लेकर इस वक़्त बहुत चर्चा चल रही है क्योंकि शरद पवार का जो स्टेटमेंट आया और उन्होंने बैक किया है ममता बनर्जी को कि इंडिया अलायंस में वक़्त आ चुका है कि ममता बनर्जी जो हैं वो लीड करें एक तरीके से। आप आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर किस तरीके से इंडिया अलायंस को फ़िलहाल मौजूदा स्थिति में देख रहे हैं और क्या लगता है कि क्या लीडरशिप में चेंज की ज़रूरत है? देखिए, मेरे ख्याल से अ, इंडिया अलायंस देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट पहल है और इस अलायंस को मजबूत रखने के लिए अगर ये अलायंस केवल 5 साल में एक लोकसभा चुनाव के लिए उठेगा और चुनाव लड़ेगा तो मेरे ख्याल से उस आइडिया को आप कम आँक रहे हो। इंडिया अलायंस को हर वक्त, हर साल और हर पल बीजेपी को और मोदी जी की सरकार से सवाल पूछने चाहिए और उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के रूप में काम करना चाहिए। अब इसके लिए क्या नेतृत्व बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? मेरे ख्याल से बहुत सीनियर लीडर्स हैं इंडिया अलायंस की जो कोर कमेटी है एग्जीक्यूटिव कमेटी में। मेरा जो समझना है कि उस कमेटी के लेवल पे ये सारी चर्चाएँ होनी चाहिए। चलिए किसी ने अपना स्टेटमेंट दिया, उस पे ज़रूरी नहीं है कि आप पब्लिक में ये कमेंट्स करें, लेकिन सारे मुद्दे नेतृत्व को लेके डे टू डे कैसे वर्किंग करती हैं, किन मुद्दों पर इंडिया अलायंस साथ में है नहीं है, उन सारे मुद्दों पे लगातार बातचीत होनी चाहिए और सम्मति से ये सारी चीज़ों पे डिसीजन होना चाहिए। और ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी हमेशा नेतृत्व करे, हो सकता है दूसरी और पार्टी को भी नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। बट ये सारी चीज़ें अग्रीमेंट के तहत हो, सबके कंसेंसस के साथ हो, तभी आप कोलिशन को आगे बढ़ाओगे। कोलिशन को एक स्ट्रॉन्ग फेस की तरह आप इसको आगे पहुंचा सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, एक और सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन का रिज़ल्ट आपने देखा और उससे पहले हरियाणा में। रिज़ल्ट के बाद ईवीएम का मुद्दा बहुत उठा और स्पेशली अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो संजय राउत का स्टेटमेंट आपने ज़रूर सुना होगा। उन्होंने कहा कि बैलेट से चुनाव कराइए दोबारा से, हमें ये मंज़ूर नहीं है, सिस्टम पर मोदी और शाह का कब्ज़ा है। क्या दिल्ली में आप लोग की एनालिसिस क्या कह रही है कि क्या इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है? ईवीएम का इश्यू लगातार उठ रहा है और आप लोगों ने तो जो वोटर्स को लेकर जो वोटर लिस्ट है वहाँ से लोगों के नाम हट रहे हैं, उसको लेकर भी बहुत एक तरीके से प्रमुख तौर पर ये मुद्दा उठाया है। खुद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। देखिए इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता है कि भाजपा को जभी-जभी लगता है कि चुनाव शायद हम हार सकते हैं, तो वो छेड़छाड़ करने की हमेशा कोशिशें करती हैं। कई बार ऐसे इंस्टेंसेस है, आप देखिए कि जभी भी ईवीएम डिसफंक्शनल या गलत तरीके से काम करते हुए पाए जाते हैं, तो क्या आप सुनते हो कि नहीं कांग्रेस के बटन पे प्रेस किया तो वोट लेकिन भाजपा को जा रहा है, सपा के नंबर पे हमने वोट दिया तो लेकिन वोट भाजपा को। ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ पे भी जब गलती होती है तो वोट भाजपा को ही जाता है? ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा कि नहीं हमने भाजपा को वोट दिया तो लेकिन कांग्रेस को गया। तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है। अब तक जब तक लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई, मुझे नहीं लगता कि इस पे हम बहुत ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने जो खुलासा किया कि कैसे सरेआम दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है भाजपा के तहत, तो वो दिखाता है कि भाजपा ऑलरेडी बौखला चुकी है। उनको पता चल गया कि बड़ा षड्यंत्र किया, एक्साइज पॉलिसी का नाम किया, लेकिन चुनाव जीते हुए वो दिख नहीं रहे हैं। उन्होंने क्या किया, शाहदरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पे हम पिछले चुनाव में 5200 वोट के मार्जिन से जीते थे। पिछले 6 हफ्तों में भाजपा के पदाधिकारी ने, साइंड लेटर है उनका, साइन है, स्टैंप है भाजपा का, 11,000 वोट काटने की एप्लीकेशन दी है इलेक्शन कमीशन को। और ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स कहते हैं कि जब भी कोई एप्लीकेशन देता है तो आप वेबसाइट पे डालिए ताकि सबको पता चले कि ये नाम कटने वाले हैं। वहां के इलेक्टोरल अधिकारी ने ये नहीं किया। मुझे नहीं लगता उनके ऊपर क्या दबाव था या क्या था, लेकिन भाजपा की जो सूची थी 11,000 नामों की, वो चोरी छिपे नीचे पहुंचा दी और बोले कि इस पे काम करो। और वो लिखित ऑर्डर्स है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि नहीं इन पे काम करना शुरू करो। तो ये कहीं ना कहीं दिखा, अच्छा इसमें से हमने 500 लोग रैंडमली चूज किए और उनका पता करा है, तो पता चला कि 75% लोग तो वहां पे मौजूद है, रह भी रहे हैं। मतलब आप जो वोटर है उसका काटने में लगे हो। तो ये क्या दिखाता है, जहां जहां मार्जिन कम है आप वहां आम आदमी पार्टी के वोटर ही कटवा रहे हो।
तो ये खुलेआम, ये तो मेरे ख्याल से पहली बार हम ये आरोप नहीं लगाया, हमने तथ्यों के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सार्वजनिक किए कि भाजपा के लोगों ने 11,000 एप्लीकेशंस की और वहां के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने ये चिट्ठी लिखी कि इस पे आप कार्यवाही करो। तो हम तो डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इन सारे लोगों के ऊपर भारतीय न्याय संहिता के कड़े प्रावधान के तहत इनके ऊपर कार्यवाही हो और इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ किसी को भी छेड़छाड़ करने का हक नहीं मिलना चाहिए। आज देश भारत के संविधान की अगर बात करें तो दुनिया भर में संविधान की बात होती है, पीपल रिस्पेक्ट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल रिस्पेक्ट इंडियाज डेमोक्रेसी। लेकिन जब भारत की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी खुलेआम छेड़छाड़ करती हुई पाई गई, रंगे हाथों पाई गई, तब तो संदेह पैदा होता है कि इन लोग की मंशा क्या है और किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। ईवीएम को भी क्या छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है? आज मेरे ख्याल से देश की हर जनता समझती है कि नहीं, भाजपा कोशिश तो कर रही है, लेकिन कहाँ पे कर पा रही है, नहीं कर पा रही, मेरे ख्याल से ये सवाल है। अच्छा, आपकी एक किताब भी आई है रिसेंटली, द दिल्ली मॉडल, कुछ उसके बारे में बताइए, क्योंकि साफ तौर पर नाम से ही पता चलता है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने अपना मॉडल लाया है, उसको लेकर शायद आपने ये किताब लिखी है। मैंने पढ़ी नहीं है, तो मैं इसीलिए आपसे नहीं, जानना चाहूँगी। ये किताब पेंगुइन ने पब्लिश करी है। पिछले 2 साल में मैंने जो मेरे समक्ष दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो मैंने देखा, देखिए दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है, मैं केवल आपको चंद शब्दों में कह दूं कि देश में पहली बार, क्योंकि एक तो चलो राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस का जन्म किया है दिल्ली में, जो अब तक देश ने कभी नहीं देखी। वो क्या है मॉडल ऑफ गवर्नेंस? वो मॉडल ये कहता है कि सबसे ज़्यादा आपको लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए भारत प्रगति कब करेगा? 10 फ्लाईओवर बना दो, 15 मेट्रो ट्रेन लगा दो, क्या उससे भारत की प्रगति हो जाती है? अगर हमारे बच्चे, अगर हमारी जनता अशिक्षित रहती है, अनहेल्दी रहती है, तो कभी भारत प्रगति नहीं कर सकता। भारत डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ। माई क्वेश्चन इज कि अगर आप लोगों के एजुकेशन पे स्पेंड नहीं करोगे, हेल्थ पे स्पेंड नहीं करोगे, तो भारत कभी विकसित नहीं हो सकता। आज दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार एकमात्र सरकार है देश की जो अपना 25% हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करती है, 15% हेल्थ पे खर्च करती है। कोई भी बीजेपी या कांग्रेस की सरकार नहीं है जो इतना पैसा हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करती है। मैं वो कहता हूँ। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि हम बिलीव करते हैं दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत कि सारे लोगों को एकमात्र सुविधाएं, एक प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर को 24 घंटे बिजली, गरीब को पावर कट। ऐसा नहीं कि अमीर को सारी सुविधाएं आप दो, अच्छी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी दो, अच्छे अच्छे स्कूल दो। अगर आप बाकी स्कूल में जाएंगे, राज्यों में जाएंगे, तो ये होगा। प्राइवेट स्कूल्स हैं शानदार, अमीर के बच्चे को एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली होती है, गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं जहाँ पे टॉयलेट टूटे हुए हैं, टीचर नहीं आती। यही हाल है, देश भर में यही हाल है। कितने साल हो गए, 75 साल से ऊपर हो गए आज़ादी के, लेकिन कोई भी ऐसे राज्य ने सरकारी स्कूलों पे क्यों नहीं फोकस किया जहाँ पे सबसे गरीब से गरीब बच्चा पढ़ता है? लेकिन आम आदमी पार्टी ने किया। तो ये दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। इसी किताब के जरिए आंकड़ों के सहित पिछले 10 सालों में जो मूलभूत बदलाव आए हैं पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखी है, और कैसे दिल्ली मॉडल गुजरात मॉडल के विपरीत, क्योंकि 10 साल पहले एक गुजरात मॉडल का शगुफा छोड़ा गया था कि गुजरात मॉडल से देश बहुत ही आगे बढ़ जाएगा, तरक्की कर जाएगा। तो मैंने इसमें काफ़ी चर्चा करी है कि गुजरात मॉडल के अगर पैमाने पे अगर आप उसको देखा जाए तो जैसे मिनिमम वेज की मैं बात कर लूँ तो मिनिमम वेज दिल्ली में देश में सबसे ज़्यादा है, 17,000 18,000 रुपये हैं। गुजरात में 8 या 9,000 रुपये हैं। तो कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि देश तभी प्रगति करेगा जब देश का गरीब तबका प्रगति करेगा। और दिल्ली की जो नीतियां हैं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो हम कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जिसको आगे बढ़ाने का काम किया वो देश दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्ग के तबके को किया है। और यही सार है इस पूरी किताब का। मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आपके दर्शक इस किताब को लें, पढ़ें और एनालाइज करें, स्क्रूटिनाइज करें कि क्या उसमें वाकई में सच्चाई है या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें इतना सारा वक्त देने के लिए, बातचीत के लिए। तो जैस्मिन शाह को अभी आपने सुना, और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो तमाम सवाल दिल्ली के वोटर के जहन में हैं, वो तमाम सवाल पूछे जाएं। और क्योंकि जवाबदेही बनती है आम आदमी पार्टी की, लगातार सत्ता में है आम आदमी पार्टी, इसलिए जवाब भी आम आदमी पार्टी को ही देना है। तो सवाल में तैयार थे मेरे, और आपके सवालों को भी लिया। कोशिश है आप लोगों को ये सवाल जवाब का सिलसिला अच्छा लगेगा। अगले इंटरव्यू में किसी और खास मेहमान के साथ मिलेंगे। शुक्रिया।